जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस जी, वालेकुम सलीम और सलाम। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह जावेदुर रहमान और हमें जॉइन कर रहे हैं मुदस्सिर मेहदी। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में। और क्योंकि हम बात करना चाहते हैं इमरान खान साहब के दौरे चीन पर, उसके हवाले से बहुत बातें हो रही हैं कि इसकी अहमियत क्या है, पाकिस्तान को क्या हासिल होगा, क्या एक नया रीजनल ब्लॉक बनने जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमने आज इनको दावत दी है। तो मेहदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें वक्त दिया। ज़रा ये बताएं कि एक तो पॉलिटिकल लेंस से ऐसे दौरों को देखा जाता है। हुकूमत हमेशा ये कहती है कि जी इससे बेहतरीन दौरा तो आज तक हुआ नहीं है। ऑपोजिशन जो है वो उसमें कीड़े निकालने की कोशिश करती है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर जब आप इसको देखते हैं दौरे को, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि इस दौरे से पहले जो चीजें हमारे सामने आई, एक तो ये दौरा 2 साल के बाद हुआ, फिर ये कोई बायलेटरल विजिट उस तरह से नहीं था, इसमें मजीद जो ममालिक हैं उनकी लीडरशिप भी मौजूद थी। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ इस दौरे से? जी, थैंक यू। आपने मुझे मौका दिया कि अपने इतने बेहतरीन प्रोग्राम के अंदर मुझे एज़ अ गेस्ट स्पीकर बुलाया है। तो मैं तो इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट ही अपने आप को कहूँगा। तो उसमें ये है कि हम लोग बेसिकली जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और उसके इंटरैक्शन को देखते हैं स्टेट लेवल पे, तो उसको 3 डिफरेंट टियर्स में या एनालिसिस में या लेवल्स में देखने की कोशिश करते हैं और फिर उनकी इम्प्लीकेशंस देखते हैं, हुँ, हुँ। जिसमें इंटरनेशनल लेवल है, रीजनल है और फिर नेशनल लेवल है। हुँ, हुँ। तो अगर हम अभी फिलवक़्त इसका पहले थोड़ा-सा ऐसे ही एक एयरप्लेन जैसे कहते हैं कि एयरप्लेन व्यू करें, तो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ को और ख़ुसूसन जो बिग पावर्स होती हैं, उनको 2 चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है। हुँ, हुँ। एक तो ये होता है कि उनकी जो स्टेट परसेप्शन है ग्लोबल फैब्रिक के ऊपर, वो कितनी विज़िबल है, हुँ, हुँ। ठीक है? अब वो जितनी ज़्यादा विज़िबल होगी, उतना ही उनका जो इमेज है, वो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। और जब वो अपना अच्छा इमेज सिक्योर कर लेंगे, तो फिर वो अपने डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल, कल्चर फ्रंट्स के ऊपर जो उनके टाइज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, हुँ, वो अच्छे तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम चाइना को देखें तो चाइना राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस बहुत ही नेशन बिल्डिंग की तरफ रहे हैं और इतना ज़्यादा अग्रेसिव उनकी मूव्स नहीं रही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, वो जो ये जबकि कहा उन्होंने जाता है अपने कि आप चीन ने अपने बॉर्डर्स से बाहर निकलने की उस तरह से कभी कोशिश नहीं की, वो ज़्यादा इसलिए कि फोकस उनका उन्होंने हाँ इकोनॉमिक जी, रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसमें ये है कि उन्होंने पहले अपने आप को मजबूत किया है, उसके बाद उन्होंने फिर अपने आप को कम्युनिकेट किया है हुँ, हुँ। एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ। हुँ, अच्छा, जब वो कम्युनिकेट किया एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, तो वहाँ एक बड़ी मज़ेदार आज मैं ये एक टर्म कॉइन करने लगा हूँ, जो शायद किसी को पसंद आए या ना आए, कि ये 1945 के बाद जब ये न्यूक्लियर वेपन्स का जो है वो रेस स्टार्ट हुई, तो एक टर्म यूज़ की जाती है डेटरेंस की, हुँ, हुँ। कि आप अपने किस अंदाज़ से अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं, उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को और क्रेडिबिलिटी को कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ताकि जो दूसरी कंट्री है, वो उसके मुताबिक आपके साथ बिहेव करे, पॉलिटिकली और मिलिटरीली। हुँ, हुँ। तो यहाँ मैं कहूँगा कि ये एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, जिसको कहना चाहिए कि जब आप इमेज मेकिंग और कंट्री के स्टेट बिहेवियर की बात करते हैं, तो बिग पावर्स में एक जो बिल्कुल मैं नई टर्म कॉइन करने लगा हूँ, वो ये है कि डिप्लोमैटिक डिटरेंस जो है, हुँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट शेप इख्तियार करता जा रहा है, हुँ, कि आप डिप्लोमैटिकली कितने स्ट्रांग हैं। हुँ। अच्छा, अब ये बड़ी नई टर्मिनोलॉजी है, कभी किसी ने यूज़ नहीं की होगी। डिप्लोमैटिक डिटरेंस से मेरी यहाँ ये मुराद है
कि हम अपनी डिप्लोमेटिक जो हमारी कैपेसिटी है और जो डिप्लोमेटिक फिर उस कैपेसिटी की क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि ये तीन चीजें होती हैं डिटेरेंस के अंदर, अपनी कैपेसिटी, क्रेडिबिलिटी और उसको फिर कम्युनिकेट करना। तो ये डिप्लोमेटिक डिटेरेंस जो है ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जहां हम इतने सारे मिलिट्री फ्रंट्स की बात करते हैं और हम दूसरे इकोनॉमिक फ्रंट्स की बात करते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त डिप्लोमेटिक डिटेरेंस बहुत ज्यादा तो सिग्निफिकेंट हो गया, ये जो जिसमें हम डिप्लोमेटिक डिटरेंस की आप बात कर रहे हैं, इस हवाले से काफी अरसे से ये बात हो रही है कि चाइनीज ब्लॉक जो है, खासतौर पर उसमें अब ऐसा नजर आ रहा है कि रूस भी शामिल हो गया है, तो वो जी दुनिया दोबारा से एक बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है, और जी अमेरिका भी बार बार खदशात का इजहार करता है। जो जी चीन का राइज है, उससे साउथ चाइना सी में खदशात की बात करते हैं। जी तो आपको लगता जी है कि इस डिटेरेंस से जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है चीन, दुनिया को जी ओवरऑल फायदा होगा, या हम एक दफा फिर कोल्ड वॉर की तरफ वापस जा रहे हैं? नहीं, इसमें ये है कि 1991 के बाद जो प्रोमिनेंट पैराडाइम्स थे इंटरनेशनल रिलेशंस के, उसमें एक पैराडाइम था कि वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, हम्म। के डिफरेंट सेंटर क्रिएट हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं अमेरिकन के अगेंस्ट या किसी विजिबल पावर के अगेंस्ट। और हमें याद रखना चाहिए कि सुपर पावर से मुराद ये होती है कि जो पावर अक्रॉस द ग्लोब हम्म। इन्फ्लुएंस कर सके हर फ्रंट के ऊपर, जी। पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, कल्चरली भी, तो मिलिटरीली भी, उसको कहा जाता है कि वो सुपर पावर है। हम्म। एक तो ये जो यूफोरिया था उसको तोड़ने की जरूरत थी हम्म। कि भाई सुपर पावर जो है वो सिर्फ अमेरिका नहीं है। हम्म। तो उसमें जब अब हम ये देखते हैं कि पिछले 2 एक साल से पेंडेमिक का इश्यू हुआ, तो पेंडेमिक के इश्यू के दौरान भी ये बायोलॉजिकल वॉर की बातें होती रहीं, और उसमें ये ग्राउंड तैयार किया जाने लगा कि चाइनीज को आइसोलेट किया जाए और हम्म। चाइनीज के अगेंस्ट जो है ना कोई अलायंस बनाने की कोशिश की जाए। हम्म। लेकिन उसी दौरान जो मिलिट्री फ्रंट के ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और उसमें फिर पाकिस्तान की पोजीशन, तो फिर चाइनीज ने ये डिप्लोमेटिक डिटेरेंस को ज्यादा मजबूत किया। हम्म। और उसमें ये था कि अभी और शॉर्ट करते हैं, क्योंकि जावेद साहब ने कहा कि हमने इसको बहुत ज्यादा डिबेट में नहीं ले जाना, तो ये एक मेगा इवेंट अरेंज किया चाइनीज ने, विंटर ओलंपिक्स जो 3 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं। तो उसके अंदर इन्होंने ये कोशिश की कि अक्रॉस द ग्लोब जो है वो कंट्रीज को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया, लेकिन उसमें जो मेजर वेस्टर्न कंट्रीज थे वो नहीं आए। हम्म। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, नियरली 30 कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें यूएई भी है, कतर भी है, इंडिया ने बॉयकॉट किया, अमेरिकन नहीं आए और भी वेस्टर्न कंट्रीज नहीं आए। ठीक है, तो उनका ये मकसद था कि वही डिप्लोमेटिक डिटेरेंस प्लस इमेज परसेप्शन तो कि भी आप चाइनीज जो है ये बताएं कि उनको आइसोलेट ये किया जाए। लेकिन प्यूटन ने गए, तो इस हवाले से ये तो बड़ा अच्छा इन्होंने रिस्टोर कर लिया अपना इमेज, जिससे हमें पता चला कि इंटरनेशनल लेवल पे चाइनीज ने जो ब्लॉक इमरजेंस है उसके ऊपर काफी जो है वो विजिबल काम कर दिखाया है। अब बिल्कुल सही इसमें कह रहे देखते हैं हैं कि आप। पाकिस्तान। अगर इस हवाले से हम थोड़ी सी बात आखिर में करें कि रीजन के तमाम ममालिक तो वहां मौजूद नजर आए, तो पाकिस्तान जो है, अब पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस सारी जो पावर डायनामिक है उसमें? क्योंकि हम ट्रेडिशनली चीन के साथ और अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बैलेंस करके चलते रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये आइंदा भी पॉसिबल होगा? पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं चीन के साथ खड़े होने में, और खदशात क्या है? असल में पाकिस्तान कभी भी जो है वो उसको ये कहते हैं कि वोकल लाउडली, हम्म। वोकल लाउडली कभी भी नहीं रहा
पाकिस्तान चाइनीज के साथ भी और अमेरिकन के साथ भी। लेकिन अब ये हुआ कि जैसे अभी आपने देखा कि पिछले दिनों डेमोक्रेटिक समिट हुआ अमेरिका में और उसमें पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन नहीं हुई, और उसके बाद फिर अफगानिस्तान के इशू के ऊपर जब ड्रॉ की अटेंशन क्या कहते हैं अमेरिकन ने, तो पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर स्टांस दिया कि हमने आपको 40 साल से आपके साथ रहे और आपके साथ काम भी किया, लेकिन आपने उस तरीके से फ्रेंड्स वाला हमारे साथ बर्ताव नहीं किया। और फिर अगर चाहे कोई बात हो या ना हो, लेकिन उसकी जो रिपरकशन होती है वो बड़ी, उसमें आपके लीडर्स का जो बयान है कि जी एब्सोल्युटली नॉट, वो बड़ा बेहतरीन, और बड़ी कम्युनिकेशन वो बड़ी बेहतरीन रही कि अब हम जो है, लेकिन उसमें तरीका ये था कि ये चाह रहे थे कि उसमें वो बार्गेनिंग हो सके, लेकिन वो एक फ्रेज चलना शुरू हो गया ये डिप्लोमेटिक मूव्स के हवाले से कि जी वेदर पाकिस्तान इज वेटिंग फॉर अ कॉल फ्रॉम व्हाइट हाउस और नॉट। तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि डेमोक्रेटिक समिट पे भी नहीं गए, और उसके बाद अब वो चाइना भी गए और डेलीगेशन में सारे इंपॉर्टेंट हमारे जो डिग्निटरीज थे, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उसके बाद जो सात वजीर उनके वफ्द में मौजूद थे, काफी वो बड़ा गए हैं। डेलीगेशन उसके अलावा जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर भी गए हैं और प्लानिंग के मिनिस्टर उमर असद भी गए हैं। तो ये उन्होंने एक क्लियर स्टांस दे दिया कि जो हम कहते हैं ना कि फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूजन, वो दूर हो गया, जो कि पाकिस्तान अब उस तरीके से अमेरिकन के साथ नहीं खड़ा जिस तरीके से चाइनीज के साथ खड़ा है। पहले चाइनीज को पहले चाइनीज को अकंपनी किया जाता था अमेरिकन के साथ। अब ये क्लियर स्टांस दिया गया है कि अगर आप हमारे साथ फ्रंट फुटिंग पे सिंसियरली आएंगे तो ठीक है, अदरवाइज हम चाइनीज के साथ है। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्यूटन वाज देयर इन चाइना, और अब पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका विजिट प्यूटन की तरफ स्केड्यूल महीने में। तो वो पहले रशिया जाएंगे, हालांकि पहले प्यूटन ने आना था, लेकिन अब पहले इमरान खान का मैंने सुना है कि वो रशिया जा रहे हैं, और उसके बाद प्यूटन जो है वो यहाँ आ रहे हैं। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। बाकी अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखें पाकिस्तान के साथ, तो ये कोई 20 से 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का जो है वो एग्रीमेंट के ऊपर साइन हुए हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन्स के हवाले से भी बात हुई है, एनर्जी सेक्टर के हवाले से भी बात हुई है, और जो इकोनॉमिक जोन्स हैं उनकी डेवलपमेंट, और फिर इंटरनली पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ML1 है उस पर बात हुई है। उसके अलावा गवादर के एयरपोर्ट के हवाले से, उसके अलावा जो क्या कहते हैं कराची सर्कुलर रेलवे इवन KCR जो है उसके हवाले से भी। तो ये बड़ा फ्रूटफुल है कि पाकिस्तान ने जो है क्या कहते हैं बहुत टेंजिबल जो है वो गेन्स की तरफ गए हैं, और उसके साथ साथ जो फॉरेन पॉलिसी के जो इमेज परसेप्शन है वो भी काफी बेहतर होगी। बिल्कुल सही। और इस हवाले से अब हम देखते हैं कि जो पावर डायनामिक्स हैं वो कैसे शिफ्ट होते हैं और आगे क्या होता है। जावेद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे सवाल? जी, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। जॉइंट कम्युनिके जो आया है उसमें ये जो 31 पॉइंट हैं उसमें से जो उसका 13 पॉइंट है वो है चाइनीज सिक्योरिटी के मुतालिक। उन्होंने कहा कि चाइनीज के जो यहाँ सिक्योरिटी से मुतालिक उन्होंने खासतौर पे ये जो दासू में चाइनीज इंजीनियर्स पे हमला हुआ था उसके बाद इस हवाले से खदशात बढ़ गए थे। एक तो उन्होंने कहा कि भाई टू सेफ गार्ड द सी पैक फ्रॉम ऑल द थ्रेट्स, कि क्या इसका जो होना है। और जो उसका 28 पॉइंट है वो पीसफुल अफगानिस्तान से मुतालिक, उसकी स्टेबिलिटी जो होगी उसको रीजन से,
और जो उसके अंदर एक और बात जो की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा है कि वो इसकी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट करें। ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के अंदर जो सबसे बड़ी बात वो कर गई हैं वो है अनफ्रीजिंग द फाइनेंशियल एसेट्स। तो अब ये इसका मतलब है, ये तो वो फ्रीज तो उन्होंने अमेरिका ने कर रखे हैं, वो 9 बिलियन जो उसके, तो ये अमेरिका से फिर बात करेंगे। तो ये इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस थी, ये 29 पॉइंट की। और अगली जो बात है इसी से रिलेटेड वो है एक्सटेंशन ऑफ सी पैक टू अफगानिस्तान। इसका भी ये ज्वाइंट कम्युनिके के अंदर वो जिक्र कर गए हैं कि वो भी होना चाहिए। लेकिन उससे पहले इन सारे ममालिक को ये फैसला करना होगा कि क्या ये फॉर्मली अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं किया। अभी तक जो है वो बिहाइंड द सीन्स बातचीत चल रही है। तो बहरहाल इस हवाले से तो अब जैसे रूस का विजिट होता है और जो मजीद तफसीलात सामने आती हैं, अभी तक तो जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र हो रहा है उनमें से ज्यादातर पहले से सी पैक का हिस्सा है, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। तो आखिर में अगर हम थोड़ी सी बात सियासत पे कर लें कि ऐसे लगता है कि जॉइंट ऑपोजिशन जो है वो इस इंतजार में थी कि इमरान खान साहब मुल्क से बाहर निकले तो हम अपनी मूव करें और मुलाकातें करें। तो ये जो बड़ी मुलाकात लाहौर में हुई थी जरदारी साहब और शहबाज शरीफ की, उसके बाद मजीद मुलाकातों का भी सिलसिला जारी है। जी, उसके बाद एक तो मुलाकात ये आज मौलाना साहब वाली वो देख लें, उसके अंदर उन्होंने वो, अब मसला ये आ रहा है कि जो लॉन्ग मार्च है, एक तो लॉन्ग मार्च की कंफ्यूजन ये एक कल तक कंफर्म हो जानी है कि एक लॉन्ग मार्च या 2 लॉन्ग मार्च, वो लोग इसी में फंसे हुए हैं। अब वहां से कल ये निकल आएंगे। अब तीसरा जो मसला जो चल रहा है कि ये लॉन्ग मार्च जो करेंगे वो लॉन्ग मार्च ही होगा या धरना होगा। अब ये धरना और लॉन्ग मार्च इस इशू पर आ जाएंगे। और जो अगर अगले जो पीडीएम की जो मीटिंग होनी है, पीडीएम की मीटिंग में पीपल्स पार्टी तो पहले इनसे जा चुकी है, क्या पीपल्स पार्टी इसके अंदर शरीक होगी या नहीं। तो जब तक ये गुत्थियां नहीं सुलझाएंगे अपोजिशन वाले, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि ये यूनिटी इनकी बहाल हो चुकी है। मुलाकातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं, इसके उन्होंने मुस्कुराहटें एक्सचेंज की और बड़े तबादले इस किस्म के हुए। लेकिन जब तक ये धरना, 2 लॉन्ग मार्च, सिट इन करना है नहीं करना है, बस वहां जाके बैठ जाना है, 23 मार्च को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, 27 फरवरी वाले लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ये चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी उस वक्त तक वो नहीं होगा। और दूसरा ये कि ये पार्लियामेंट में आ रहे हैं और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद लानी है या नहीं लानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे तो ऐसा लगता है बज़ाहिर कि अभी फिलहाल इतने अरसे की दूरियों और शिकवे शिकायत के बाद सिर्फ एक दूसरे से मिल मिला के कुछ वाटर टेस्ट करने की कोशिश हो रही है, और फिर उसके बाद ग्राउंड बनाया जाएगा। अगर कोई इत्तेहाद दोबारा से होना है, तंजीम दोबारा से होनी है इन जमातों की, या कोई बड़ा फैसला होना है, और उससे अभी हम काफी दूर हैं। लेकिन ये जरूर है कि एक एजेंडे पर ये तमाम पार्टियां इकट्ठी हैं कि इमरान खान साहब मुल्क से बाहर भले जितनी मर्जी फतूहात हासिल करते रहे या उसके दावे करते रहे, मुल्क के अंदर उनके लिए जो है वो कुछ ना कुछ मुश्किलात खड़ी करते रहना चाहिए और उनको टफ टाइम देते रहना चाहिए। इस पर हम मजीद भी बातचीत जारी रखेंगे। जो लोग इसको देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।